अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं एक नावल तेरे इश्क में, जिसे लिखा है इकरा खान ने और आवाज आपके दोस्त राव कमर रिजवान की। आज इसकी पहली किस्त मैं आपके लिए लेकर आया हूं। अगर आप रोजाना की बुनियाद पर नावल की वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। रोजाना दोपहर 3 बजे आपके लिए नावल अपलोड किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं नावल तेरे इश्क में के एपिसोड नंबर 1 की जानिब। गाड़ी की स्पीड नॉर्मल से ज्यादा होगी। वो बेहोशो हवास गाड़ी की स्पीड को और ज्यादा कर रहा था कि अचानक उसने अपना पांव ब्रेक पर रखा। रफ्तार ज्यादा होने के बायस उसका माथा आगे हैंडल से जोर से टकराया, लेकिन चोट से वो बाल बाल बच गया। जितनी रफ्तार से वो गाड़ी चला रहा था, उससे यही अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में था कि उसके गुस्से का निशाना आज ये गाड़ी बन गई। अशर ने गाड़ी का दरवाजा इतने जोर से बंद किया कि सामने गिरी वशमा कांप गई। अंधी हो क्या, नजर नहीं आता? अरे इतना मरने का शौक है तो कहीं और जाकर मरो, मेरी गाड़ी के सामने मरना है क्या? रोबदार आवाज, काले घने बाल जो बड़े अच्छी तरह संवरे हुए थे, आंखों पे चश्मे का पहरा और ब्लैक पैंट कोट में मलबूस वो बहुत हैंडसम लग रहा था। विश्मा अपने आप को संभालते हुई उठी। क्या कहा? मैं अंधी हूं? मुझे मरने का शौक है? मैं तुम्हारी गाड़ी के सामने आई हूं? और भाई साहब, होश में तो हो या पी हुई है? अंधे तो तुम हो, नजर तो तुम्हें नहीं आता कि आगे कोई खड़ा है, गाड़ी आहिस्ता चलाएं। लेकिन नहीं मजाल है गाड़ी की स्पीड आहिस्ता हो, और बेचारा अगर कोई किस्मत का मारा मेरे जैसा आगे आ जाए, बजाय उसको सहारा देने के, उसकी मदद करने के, उसको ही बातें सुना रहे हो। ये लो पैसे और मुंह बंद करो। अशर ने गुस्से से अपने वॉलेट से पैसे निकालकर वशमा के हाथ में थमाए और पलटा। ओए बिगड़े हुए रईसों की औलाद! जैसे ही अशर ने सुना वो वापस पलटा। ये पैसे तूने मुझे समझ क्या रखा है? मैं पैसों की भूखी हूं, ऊपर से गलती भी खुद की और नवाबों की तरह अकड़ भी दिखा रहे हो। मैं चाहूं ना तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन कर सकती हूं। तुम्हारे जैसे बिगड़ों को जब तक जेल की हवा ना लग जाए सुकून नहीं होता। और तुम लोग खुद को क्या समझते हो? जमीन पे खुदा हो तुम कि किसी को भी मार के मुंह में पैसे ठोंस दो? हर कोई एक जैसा नहीं होता, सुना तुमने? मुझे तुम्हारे इन 2 टके पैसों की कोई जरूरत नहीं। विश्मा अशर के सामने उसे दिए हुए पैसों को अपनी जूती तले मसल दिया और कहा, ये औकात है मेरे नजदीक तुम्हारे पैसों की, सुना तुमने? वो बिल्कुल साकत खड़ा था और विश्मा को देख रहा था। विश्मा गुस्से से लाल पीली हुई। उसने अपनी कलाई पर बांधी घड़ी की जानिब नजर दौड़ाई। ओफो, लेट हो गई। चलो लेट हो तो गई हूं, इस कमबख्त से 2 हाथ करके जाऊंगी। विश्मा ने यह सोचते हुए घड़ी को अपनी आंखों से ओझल किया और उसकी तरफ देखा। देखिए, मेरे पास इतना वक्त नहीं है आपकी ये फजूल बातें सुनूं, और मैंने जानबूझकर नहीं किया। आप ही मेरी गाड़ी के सामने आई थी और अब ये तमाशा क्यों लगा रही हैं? क्या कहा? तमाशा मैं लगा रही हूं? ओ मिस्टर, किस दुनिया में रहते हो तुम? ख्वाब से बेदार हो। ये कोई तुम्हारे ख्वाबों का शहर नहीं है जहां तुम्हारी मर्जी चले और तुम्हारी बातों को माना जाए। और जहां तक बात है टाइम जाय करने की, वो तो आप मेरा कर चुकी हैं। इतनी मुश्किल से मैंने अपना ये सूट इस्त्री किया था। आपको पता भी है कितनी मेहनत लगती है, लेकिन आपको क्या? आप ऐसे आए जैसे सारी सड़क आपकी हो। हमने भी टैक्स दिए हैं, जितना आपका हक है उतना ही हमारा है। तो आप ऐसा क्यों नहीं करती, सड़क अपने नाम करवा लें, या ऐसा करें इस सड़क का पोस्टर बनवा के गले में लटका लें। जो भी करना है करें, लेकिन खुदा के लिए मेरा रास्ता छोड़ें। हाँ, मुझे भी तुम जैसों से कोई बात करने का शौक नहीं। इतना बड़ा काला पर्दा आंखों पे लगाकर गाड़ी चलाएं तो खाक नजर आएगा। जैसे वो जाने लगा, विश्मा ने फिर रोका। और हाँ, एक और बात, अगर आप मुझे कहीं मिले ना तो मैं आपको मार दूंगी, और वो भी जान से, सुन लिया आपने? विश्मा ने कहा और चली गई। अशर वहीं दंग रह गया। वालेकुम अस्सलाम मिस्टर अली, विश्मा ने अपने घर का दरवाजा खोलते हुए कहा। मिस विश्मा, मैं पूछ सकता हूं कि आज आप क्यों नहीं आई? आई एम सो सॉरी सर, मैं आने लगी थी, इनफैक्ट घर से निकल भी गई थी, लेकिन अली ने आगे सवाल को बढ़ाया। लेकिन यह कि बदकिस्मती से मेरी टक्कर आज इस्लामाबाद के बिगड़े हुए रईस की गाड़ी से हो गई। एक नंबर का बदतमीज, खड़ूस, लफंगा, दिमाग से घूमा हुआ और बाप के पैसों पर अयाशी करने वाला इंसान था। गलती भी अपनी और बातें मुझे सुना रहा था। बड़ा आया रईसजादा। माफ कीजिएगा, मैंने भी फिर साफ साफ बात कह दी
कि अगर जिंदगी ने फिर से हमें कहीं मिलने का मौका दिया तो सीधा जान से मारने की धमकी दी है उसे। विश्मा इतने गुस्से में कह रही थी कि अली ने उसकी बात काटी। प्लीज मिस विश्मा, हौसला रखें। मैं तो सोच रहा हूं अगर कुछ देर आप इससे और बहस करती तो आज आपने जेल की सलाखों के पीछे होना था। चलिए वो सब बातें छोड़ें, आप प्लीज आइंदा लापरवाही मत करिएगा। सर को बहुत गुस्सा आता है अगर कोई बिला वजह छुट्टी कर ले। बिला वजह? लेकिन मैंने वजह तो आपको बता दी है ना मिस विश्मा। ये वजह आप मुझे तो बता सकती हैं। इनफैक्ट मैं आपकी बात पर यकीन भी कर लेता हूं, लेकिन जो बॉस है ना, वो इन सब चीजों को अपने नजदीक ड्रामेबाजी समझते हैं। उनका कहना है कि जब इंसान काम से भागता है तो अक्सर औकात वो पहले यही करता है। इसलिए मैं आपको एहतियात बता दूं कि एक दफा फिर सोच ले। किस बारे में सर? वही जॉब करने के बारे में, और ऊपर से आपने एडवांस भी ले लिया है कि अगर आपने दरमियान में मैदान जंग छोड़ना हो तो तलवारों की नोकें आपको हर तरफ से जकड़ लें। इसलिए मैं आपको आपकी भलाई के लिए कह रहा हूं कि एक दफा आप टेस्ट कर लें। मुझे यकीन है कि आप आगे और शीट नहीं मांगेगी। इतनी भी क्या बात है कि मुझे विश्मा वलीद को मैदान जंग छोड़ना पड़े? फिर तो आप सर इस बात की बिल्कुल भी टेंशन ना लें। अगर वो जल्लाद हैं तो मैं जल्लादों को सही करने वाली हूं। आप खुद दावत दे रही हैं, आ बैल मुझे मार। आज तक कोई सेक्रेटरी नहीं रुक पाई इनके सामने। अच्छा तो फिर ये बात है, फिर तो और मजा आएगा। आग दोनों तरफ लगेगी बराबर की। बस फर्क कितना होगा कि मैं उनको फिर भी इज्जत दूंगी। एहतराम, वो मेरे बड़े हैं। विश्मा ये कहते हुए मुस्कुराई। वाह, दाद देता हूं मैं आपकी। चले, अगर यही मुसम्मम इरादा लेकर जाएगी तो यकीनन आप अपने इरादों पर पूरा उतरेंगी। और हाँ, जब कभी दिल हल्का करना हो तो अकेले ना कोसिएगा। दिल का बोझ हल्का करने के लिए अक्सर दूसरे स्टाफ मेंबर्स मिलकर दर्द बांटते हैं। तो आज आप भी लिख लें, इसकी नौबत नहीं आएगी, विश्मा ने कहा और फोन बंद कर दिया। ये जिंदगी भी किस किस तरह से इंसानों से इम्तिहान लेती है। हर चीज को हासिल करना है तो पैसा, इल्म हासिल करना है तो पैसा। ये पैसा इंसान को इस हद तक अपना गुलाम बना देता है। इसके आगे हर जायज और नाजायज काम एक ही मानी में होते हैं। लेकिन मैं इन सब बातों से बालातर हूं। हाँ, मैं पैसों की फिक्रमंद हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसके लालच में मैं अपने ईमान को ही दांव पे लगा दूं। मैं काम करूंगी, जरूर करूंगी, चाहे मेरे बॉस जैसे भी हों, लेकिन है तो इंसान ना। और वैसे भी मैं अपने बाबा को और मुश्किल में नहीं डाल सकती। उसने एक लंबी आह भरी और जिंदगी में आने वाले इम्तिहानात से मुकाबला करने के लिए उसने अपने आप को तैयार कर लिया। विश्मा वलीद अहमद की इकलौती औलाद। घर की माली आमदन नॉर्मल थी, लेकिन वलीद अहमद के एक्सीडेंट होने के बाद उनके घर में कमाने वाला सरबराह बदकिस्मती से अपने पैरों पे कभी खड़ा ना हो सका कि वलीद अहमद की एक टांग नाकारा हो गई। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी बेटी विश्मा को जैसे तैसे करके आगे बिजनेस की पढ़ाई के लिए इस्लामाबाद भेजा, जहां पर विश्मा एक फर्माबरदार औलाद होने के फर्ज से उसने अपनी आगे की पढ़ाई का जिम्मा खुद अपने कंधों पे उठा लिया। सुरैया बेगम की आमदन नहीं थी कि वो अपनी बेटी का खर्चा उठा सके। बमुश्किल खुद उनके घर का खाने पीने का सामान और वलीद साहब की दवाइयों पर पूरे होते। हाँ, कभी कभी सुरैया बेगम की जुबान से ना चाहते हुए भी शिकवा आ जाता, लेकिन वलीद साहब एक सब्र और तहम्मुल के हामिल शख्स हमेशा उनकी हिम्मत मानते, और यही चीज आगे उनके औलाद में पाई जाती थी। विश्मा वलीद का हमेशा यही मानना था कि कोई दुनिया में आज तक ऐसा नहीं पैदा हुआ जो आपकी जिंदगी के हर रास्ते पर मदद करे, क्योंकि अक्सर रास्तों में कांटे लोग और अपने ही बिछाते हैं। इसलिए हमें हिम्मत और हौसले के साथ इन सब का मुकाबला करना चाहिए। साहब जी कमरे में हैं क्या? जरियाब ने घर में दाखिल होते बाबा जी मुलाजिम से पूछा। हाँ बेटा, ऊपर कमरे में है, बाबा जी ने ऊपर की तरफ इशारा करते हुए कहा। जी ठीक है, जरियाब ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और सीढ़ियों की जानिब बढ़ने लगा। वो अशर गिलानी के कमरे के बाहर खड़ा था। अमूमन दरवाजा बंद और रोशनी का कोई निशान नहीं। जरियाब ने एक नजर कमरे को देखा और फिर आगे बढ़कर दस्तक दी। कम इन। कमरे से एक रोबदार और गहरी आवाज आई, लेकिन कहीं ना कहीं इस आवाज में दर्द था। जरियाब कमरे के अंदर दाखिल हुआ। हर तरफ काला अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन इस अंधेरे में ये तवक्को लगानी मुश्किल थी कि इस कमरे में आगे और रोशनी आए, क्योंकि शायद अब उसकी जिंदगी में रोशनी नहीं लाई जा सकती थी। तुम रो रहे हो ना? जरियाब ने वहीं खड़े होते हुए कहा। नहीं तो। झूठ मत बोलो अशर, दोस्त हूं तुम्हारा,
तुम्हारे चेहरे, दिलो दिमाग में हर चीज को महसूस कर सकता हूं। 7 साल बीत चुके हैं इस बात को मेरे यार, लेकिन तू अब तक नहीं भूल पाया। मुझे पता है माजी ने तुम्हें इतने गहरे जख्म दिए हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि सारी जिंदगी इन्हीं जख्मों को भरने की बजाय उनको और गहरा किया जाए। कब तक ऐसे जियोगे जिंदगी? कब तक खुद को इस अजियत में हर रोज मारोगे? खुदा के लिए अशर, अपने आप को संभालो। जी तो दोस्तों, ये था नावल तेरे इश्क का पहला एपिसोड। अगर नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।